हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंदन कुमार। मशीन लेक्चर सीरीज के एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन कैसे ड्राइव करते हैं वो हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर भी देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर भी देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो जा करके देख लीजिए, उसके बाद ईएमएफ इक्वेशन यानी ये वीडियो देखिएगा। कोई भी वीडियो देखिए तो प्लेलिस्ट वाइज देखिए, नंबर वाइज देखिए, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज हम लोग देखते हैं ईएमएफ इक्वेशन। तो सबसे पहले इसमें हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो कोर से फ्लक्स पास हो रहा है वो सिनुसॉइडल नेचर का है। किस नेचर का है? सिनुसॉइडल नेचर का है। वर्किंग प्रिंसिपल में हम लोग देखे थे कि जब हम इनपुट में सिनुसॉइडल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसके कारण फ्लक्स सेटअप होता है, कोर में फ्लक्स सेटअप होता है। तो कोर में जो फ्लक्स सेटअप होता है वो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों को कट करता है। तो दोनों में ईएमएफ इंड्यूस होता है। दोनों में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका वैल्यू क्या होगा उसको आज हम लोग डिराइव करेंगे या निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या माने हैं कि जो फ्लक्स जो है यानी कोर में जो फ्लक्स फ्लो कर रहा है उसका नेचर क्या है? सिनुसॉइडल है। तो लेंज लॉ से हम लोग क्या जाने थे कि किसी भी टर्न में या बोल सकते हैं किसी भी कॉइल में या कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका वैल्यू क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस इन एनी टर्न और वाइंडिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यानी एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न, यानी किसी भी टर्न में जो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका वैल्यू क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है। ये चीज़ हम लोग बेसिक में पढ़े थे कि किसी भी टर्न या कॉइल में या वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको वो कितना होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हम लोग निकालते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को क्या हम लोग बोल सकते हैं? किस रेट से फ्लक्स चेंज कर रहा है बाइंडिंग में या कोर में। क्योंकि जो कोर में चेंज करेगा यानी जो कोर में फ्लो करेगा फ्लक्स वही ना बाइंडिंग को कट करेगा। तो किस रेट से कोर में चेंज कर रहा है उसको हम लोग निकालते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना यानी फ्लक्स का चेंजिंग का रेट निकालना है। तो किसके रिस्पेक्ट में रेट निकालना है? टाइम के रिस्पेक्ट में रेट निकालना है। तो हम लोग देखिए किसी भी टाइम के बीच में कितना फ्लक्स चेंज हुआ है उसको निकालेंगे। तो देखिए किसी भी निकालेंगे तो हम लोग ले रहे हैं 0 और T/4 यानी यहाँ और यहाँ के बीच में ले रहे हैं। तो सोचिएगा यहीं के बीच में क्यों ले रहे हैं? यहाँ और यहाँ के बीच में ले लेते हैं। तो बताइए यहाँ आपको फ्लक्स का वैल्यू मालूम है कि फाई का वैल्यू कितना है? नहीं मालूम है। यहाँ भी नहीं मालूम है। आपको यहाँ मालूम है कि मिनिमम होता है T=0 पे सिनुसॉइडल नेचर का। तो साइन वेव के बारे में आपको पता है कि यहाँ पे T=0 पे मिनिमम होता है, मतलब T=0 पे मिनिमम होता है और उसका वैल्यू 0 होता है, और T=T/4 पे मैक्सिमम होता है। तो देखिए हम लोग टाइम निकालते हैं, चेंज इन टाइम कितना टाइम चेंज किया। तो देखिए चेंज इन टाइम निकालेंगे तो क्या क्या बोल देंगे? फाइनल टाइम क्या है? T/4। यहाँ पे फाइनल टाइम क्या है? T/4। तो चेंज इन टाइम निकालना है तो क्या क्या हो जाएगा? T/4 माइनस, देखिए तो इनिशियल टाइम क्या है? 0। निकल के कितना आ जाएगा? T/4। अब देखिए हमको निकालना है चेंज इन फ्लक्स। देखिए तो फाइनली फ्लक्स कितना हुआ? फाइनली फ्लक्स फाइम। देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं? फाइनल फ्लक्स क्या है? फाइम। और इनिशियल में फ्लक्स का वैल्यू क्या था? 0। तो यहाँ से क्या हो गया? फाइम हो गया। यानी चेंज इन फ्लक्स, देखिए चेंज इन फ्लक्स और चेंज इन टाइम को क्या लिखे हैं? dt और d∅ लिखे हैं। कोई भी चीज़ को चेंज को हम लोग बहुत तरह से दिखाते हैं। अगर dt भी लिख रहे हैं तो वही लिख रहे हैं चेंज इन टाइम, इस तरह से डेल्टा लिख रहे हैं तो वही लिख रहे हैं चेंज इन टाइम, ये भी लिख रहे हैं तो चेंज इन टाइम लिख रहे हैं। साथ ही साथ चेंज को इस तरह से भी दिखाते हैं। तो ये सब कुछ भी लिखा हुआ रहे, डी लिखा हुआ रहे या डेल लिखा हुआ रहे या इस तरह से दर्शाया रहे तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे? चेंज बोल देंगे। तो चेंज इन टाइम क्या हो गया? dt=T/4। फाइनल टाइम क्या है? T/4 और इनिशियल टाइम क्या था? 0। अब चेंज इन फ्लक्स फाइनली T/4 पे फ्लक्स का वैल्यू कितना है? फाइम। और T=0 पे फ्लक्स का वैल्यू क्या है? 0। देखिए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या आ जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d∅/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? d∅/dt। अब d∅ का वैल्यू फाइम, Im/dt। T/4 हो गया यानी 4 फाइम
बाई टी। अब देखिए फैराडे लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का वैल्यू कितने का क्या है 4 बाई टी। और ये टी क्या है टाइम पीरियड, तो 1/t क्या होता है, देखिए तो 1/t क्या होता है 1/t यानी टाइम पीरियड का इन्वर्स को क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसको लिख सकते हैं 4 एफ ई एवरेज 4 इंटू एफ 4 इंटू एफ। हम लोग क्या निकालना है आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए आपको एवरेज वैल्यू पड़ता है, आरएमएस वैल्यू निकालना है तो क्या कीजिएगा, तो आरएमएस और एवरेज में संबंध देखते हैं क्या कहाँ से आरएमएस और एवरेज में रिलेशन होता है। तो आप लोग को पता होगा फॉर्म फैक्टर क्या होता है आरएमएस वैल्यू बाई एवरेज वैल्यू। तो सिनुसॉइडल वेव के लिए फॉर्म फैक्टर का वैल्यू कितना होता है 1.11। तो देखिए फॉर्म फैक्टर इक्वल क्या होता है आरएमएस वैल्यू बाई एवरेज वैल्यू, क्या होता है आरएमएस वैल्यू बाई एवरेज वैल्यू। देखिए आरएमएस निकालना है, देखिए तो आरएमएस इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्म फैक्टर, इसको एफ लिख दिए फॉर्म फैक्टर इंटू एवरेज वैल्यू। देखिए तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर्म फैक्टर इक्वल टू, अगर ये टर्म में लिखना चाहें तो ई आर एम एस बाई ई एवरेज इक्वल टू 1.11। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें ई आर एम एस तो क्या हो जाएगा फॉर्म फैक्टर यानी 1.11 इंटू ई आर एम एस का वैल्यू कितना है 4 इंटू एफ, डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ ई एवरेज का वैल्यू। तो यहाँ से निकल के क्या है 4.44। देखिए तो यहाँ से क्या निकल के आया 4.44 एफ। ये क्या निकल के आया है, देखिए ई एवरेज पर टर्न था, ये ई एवरेज पर टर्न 4 तो ये ई आर एम एस भी जो निकलेगा ये पर टर्न निकलेगा, ई आर एम एस पर टर्न क्या है ये ई आर एम एस पर टर्न। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं ई आर एम एस पर टर्न इक्वल टू 4.44 एफ। अब देखिए दोबारा देख लीजिए इस चीज़ को फिर से देख लीजिए, इसके बाद मिटा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस डेरिवेशन को आगे हम लोग लेकर के जाएंगे। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या माने कि फ्लक्स जो है सिनुसॉइडल है, तो सिनुसॉइडल है तो हम लोग सबसे पहले क्या निकाला था इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना था। तो हम लोग जानते थे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कि जो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड पर टर्न जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकाला था हमको। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालने के लिए हमको क्या पता करना था, हम लोग को पता करना था टाइम में कितना चेंज हो रहा है और उस टाइम में फ्लक्स के वैल्यू में कितना चेंज हो रहा है। तो टाइम में चेंज हम लोग निकाले तो T/4 - 0 T/4 आ गया, फ्लक्स में चेंज निकाले तो फाइव आ गया। तो यहाँ से हम लोग निकाले रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d∅/dt, तो 4 टी यहाँ से वैल्यू आया। तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न उसका वैल्यू वही होता है 4 टी। देखिए 1/t को क्या हम लोग लिखते हैं फ्रीक्वेंसी एफ, यहाँ पे एफ लिख दिए। अब हम लोग जानते हैं फॉर्म फैक्टर इक्वल टू क्या होता है आरएमएस वैल्यू बाई एवरेज वैल्यू, क्या होता है आरएमएस वैल्यू बाई एवरेज वैल्यू। तो हमको निकाला क्या है आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू निकाला है तो फॉर्म फैक्टर से गुना कर देंगे एवरेज वैल्यू में। तो देखिए ये आरएमएस पर टर्न की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये चीज़ बाद में निकाले हैं, यहाँ के बाद यहाँ निकाले हैं, यहाँ के बाद यहाँ। तो ये आरएमएस पर टर्न इतना आया। अब हमको निकाल फॉर्म फैक्टर अगर लिखेंगे ईएमएफ के फॉर्म में लिखेंगे तो आरएमएस वैल्यू बाई एवरेज वैल्यू यानी ईएमएफ आरएमएस बाई ईएमएफ एवरेज, तो 1.11 इसका वैल्यू आ गया। ई आरएमएस निकालना है तो फॉर्म फैक्टर में गुना करेंगे एवरेज वैल्यू से, यानी 1.11 से गुना करेंगे 4 एफ से। देखिए ईएमएफ पर टर्न ई आरएमएस मतलब आरएमएस ईएमएफ पर टर्न का वैल्यू कितना आ गया 4.44 इंटू टी। देखिए यहाँ तक ये वैल्यू आ गया। अब इस चीज़ को नोट करके रखिएगा, यहाँ से हम लोग डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे। देखिए ई आर एम एस पर टर्न या बोल सकते हैं ई एम एफ पर टर्न, आर एम एस वैल्यू ई एम एफ आर एम एस वैल्यू पर टर्न क्या है 4.44 एम। और देखिए ई आर एम एस हम लोग लिखे हैं, अगर ऐसे सिस्टम में आपको आर एम एस या ई आर एम एस को आर एम एस वैल्यू को ई आर एम एस लिखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को ई एम लिखते हैं। तो अगर कुछ भी नहीं लिखे यानी आर एम एस और मैक्सिमम नहीं लिखे तो आप समझ जाइए कि वो आरएमएस बोल रहा है। ऐसे सिस्टम में जब भी आपको
ये नोटिफाइड नहीं करे कि ये वैल्यू आरएमएस है या एवरेज है या मैक्सिमम है, तो आपको क्या मानकर चलना है कि वो वैल्यू आरएमएस है। तब हमको निकालना है प्राइमरी में कि प्राइमरी वाइंडिंग में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। तब प्राइमरी में निकालना है तो आप लोग को पता होगा कि प्राइमरी में N1 नंबर ऑफ टर्न होता है। प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न रहता है उसको हम लोग N1 द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी वाइंडिंग, तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसको हम लोग E1 द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो E1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4.445 एफ। अब ये पर टर्न था, पर टर्न कहने का मतलब एक टर्न में इतना ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा था। तो E1 यानी प्राइमरी वाइंडिंग में कितना इंड्यूस्ड होगा, N1 टर्न रहता है तो इसको गुना हो जाएगा N1 से। देखिए तो अगर निकालना चाहें E1 बाई N1 तो क्या हो जाएगा 4.445 इंटू एफ। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब हम लोग निकालना चाह रहे हैं सेकेंडरी में इन प्राइमरी वाइंडिंग, इन प्राइमरी वाइंडिंग हम लोग निकालना चाह रहे हैं इन सेकेंडरी वाइंडिंग, इन सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी निकालेंगे तो उसको बोलेंगे E2 इक्वल टू 4.44 एफ। और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न आता है उसको हम लोग कैसे द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं N2 द्वारा। तो N2 से गुना कर देंगे, ये पर टर्न है यानी एक टर्न में इतना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है 4.445 एफ। तो इसको हम लोग N2 से गुना कर देंगे E2 निकालने के लिए। ये आरएमएस वैल्यू है बता चुके हैं। देखिए यहाँ से अगर हम लोग निकालें E2 बाई N2 यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी वाइंडिंग पर टर्न, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 4.445 एफ। देखिए तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी वाइंडिंग पर टर्न यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी वाइंडिंग पर टर्न और ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी वाइंडिंग पर टर्न क्या बराबर है। देखिए तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, तो बोल सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या बोल सकते हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड पर टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग E1 बाई E2 E1 बाई N1 और ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी वाइंडिंग पर टर्न दोनों क्या होता है बराबर होता है। उसका वैल्यू कितना होता है 4.445 एफ। तो बोल सकते हैं कि हर हालत में, हर कंडीशन में ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी वाइंडिंग पर टर्न और ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी वाइंडिंग पर टर्न हमेशा क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। देखिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ से हम लोग निकाले प्राइमरी में ईएमएफ इंड्यूस्ड, प्राइमरी में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। देखिए तो 4.445 एफ इतना वैल्यू पर टर्न इंड्यूस्ड हो रहा था, पर टर्न यानी एक टर्न में उतना ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा था। तो प्राइमरी में N1 नंबर ऑफ टर्न है, क्या N1 नंबर ऑफ टर्न है, तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा इतना हम लोग N1 से गुना कर देंगे। तो E1 बाई N1 निकालें यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी वाइंडिंग पर टर्न, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी वाइंडिंग पर टर्न N1 से भागा दिए। तो देखिए अब हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और सेकेंडरी में निकालते हैं। तो सेकेंडरी में निकालें तो इतना पर टर्न में आ रहा था, तो हमको पूरा सेकेंडरी वाइंडिंग में निकालना है। तो N2 टर्न है तो N2 से गुना कर देंगे। तो हम लोग निकालेंगे E2 बाई N2 यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी वाइंडिंग पर टर्न, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी वाइंडिंग पर टर्न। N2 में इतना है मतलब N2 टर्न था तो इतना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। अगर N2 से भागा दे दें तो पर टर्न निकल जाएगा ना। देखिए हम लोग यहाँ से क्या देखें, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें फर्स्ट और सेकंड से कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी वाइंडिंग पर टर्न और ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी वाइंडिंग पर टर्न दोनों क्या होता है बराबर होता है। वही चीज़ को यहाँ लिखे हैं कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी वाइंडिंग और ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी वाइंडिंग पर टर्न, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी वाइंडिंग पर टर्न और ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी वाइंडिंग पर टर्न दोनों का पर टर्न जो वैल्यू होता है यानी एक टर्न में दोनों वाइंडिंग के पर टर्न में यानी एक टर्न में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड का वैल्यू होगा वो इतना होगा और वो कांस्टेंट रहेगा, हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ तक हम लोग क्या देख लिए, यहाँ तक हम लोग ये देख लिए कि ईएमएफ इंड्यूस्ड पर टर्न इन प्राइमरी और ईएमएफ इंड्यूस्ड पर टर्न सेकेंडरी दोनों का वैल्यू क्या होता है बराबर होता है, कांस्टेंट होता है। उसका वैल्यू क्या होता है 4.44 इंटू एफ। देखिए अगर यहाँ से हम लोग निकालना चाहें E2 बाई E1 तो क्या आ जाएगा। देखिए E2 का वैल्यू इतना है तो E2 का वैल्यू
4.445 F इंटू N2 और E1 का वैल्यू 4.445 F इंटू N1। देखिए तो E2/E1 अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, E2/E1 निकालेंगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, N2/N1 के बराबर। E2/E1 इक्वल टू N2/N1 और इस E2/E1 इक्वल टू N2/N1 और N2/N1 को क्या बोलते हैं, के कांस्टेंट, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो E2/E1 या N2/N1 को क्या हम लोग बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसको हम लोग के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यानी क्या क्या दर्शाता है, कि ये चीज़ दर्शाता है कि जो हमको यानी जो ये वोल्टेज लेवल को ट्रांसफॉर्म करेगा या बदलेगा या चेंज करेगा, ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज लेवल यानी प्राइमरी और सेकेंडरी में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको चेंज करेगा या ट्रांसफॉर्म करेगा या बदलेगा, वो किस रेशियो से बदलेगा, उसी को ये दर्शाता है के। तो के इक्वल टू क्या होता है, N2/N1 या E2/E1। अब देखिए क्या क्या कंडीशन हो सकता है, केस या कंडीशन। पहला कंडीशन ये हो सकता है कि के यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, के ग्रेटर देन 1। के ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब N2 ग्रेटर देन N1 होगा, N2 ग्रेटर देन N1 होगा। के ग्रेटर देन कब होगा, ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब N2 ग्रेटर देन N1 होगा। ये नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी। जब के ग्रेटर देन 1 होगा यानी N2 ग्रेटर देन N1 होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी यानी E2 ग्रेटर देन E1 हो जाएगा, E2 ग्रेटर देन E1 हो जाएगा। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम लोग बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि देखिए आउटपुट वोल्टेज जो मिल रहा है वो इन्हांस मिल रहा है यानी बढ़ करके मिल रहा है। यानी बोल सकते हैं ये आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है, इंक्रीज कर दे रहा है यानी अप कर दे रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसको क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि के लेस देन 1। के लेस देन 1 कब होगा, देखिए तो के लेस देन 1 कब होगा, जब N2 लेस देन N1 होगा। और जब N2 लेस देन N1 होगा तो उस कंडीशन में देखिए के लेस देन 1 हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, E2 लेस देन E1 हो जाएगा। यानी सेकेंडरी में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो प्राइमरी से कम होगा, सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो प्राइमरी से कम होगा। तो इसको क्या आप बोल सकते हैं, सेकेंडरी में कम इंड्यूस्ड हो रहा है प्राइमरी की अपेक्षा, यानी ये वोल्टेज लेवल को क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है या कम कर रहा है या बोल सकते हैं लो कर रहा है। तो इसको क्या बोल देंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसको क्या बोल देते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, तीसरा कंडीशन ये हो सकता है, तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि के इक्वल टू 1 हो जाए, यानी N2 इक्वल टू N1 हो जाए, यानी E2 इक्वल टू E1 हो जाए। के इक्वल टू 1 हो जाएगा तो N2 और N1 यानी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में बराबर नंबर ऑफ टर्न होगा तो बराबर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसको बोलते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। ये सब चीज़ के आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के बारे में आगे डीपली पढ़ना है, वहाँ बताएंगे। इसका यूज हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, इसमें वोल्टेज लेवल सेम ही होता है। ये क्या है, केस थ्योरी है ये। देखिए फिर से हम लोग देख लेते हैं, ये आरएमएस पर टर्न निकल के आया था 4.445 इंटू एफ। तो हमको प्राइमरी में निकालना था तो क्या किए, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न से गुना कर दिए। हमको E1/N1 निकाले यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड इन पर टर्न, तो 4.445 इंटू एफ आया, N1 को इधर लेकर चलाएं। इसी तरह से सेकेंडरी निकाले और सेकेंडरी में अगर N2 से डिवाइड किए यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी वाइंडिंग पर टर्न। तो हम लोग क्या देखें कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी वाइंडिंग पर टर्न और ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी वाइंडिंग पर टर्न दोनों का वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, कोई भी कंडीशन हो, किसी भी कंडीशन में ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी वाइंडिंग पर टर्न और ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी वाइंडिंग पर टर्न, यानी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग के पर टर्न यानी एक टर्न में
जो EMF इंड्यूस्ड होगा उसका वैल्यू बराबर होगा, और कितना होगा 4.445 इंटू एफ। इसके बाद हम लोग देखें कि अगर हमको E2/E1 निकालना है, देखिए E2 का वैल्यू इतना था, तो E2 का वैल्यू लिखिए E2/E1, E1 का वैल्यू इतना था, तो इसमें से ये पार्ट कट गया, ये पार्ट कट गया, तो E2/E1 निकल कर कितना आया N2/N1। तो जो E2/E1 होता है या N2/N1 होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसको रिप्रेजेंट करते हैं के द्वारा। ये दिखाता है कि वोल्टेज कितना रेशियो से ट्रांसफॉर्म हुआ, यानी वोल्टेज लेवल किस रेशियो से ट्रांसफॉर्म हुआ यानी बदला। सेकेंडरी में जो वोल्टेज हमको मिल रहा है, यानी बोल सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा वो किस रेशियो से ट्रांसफॉर्म होकर के, किस रेशियो से बदल करके ट्रांसफॉर्म होकर के मिलेगा। तो हम लोग देखेंगे के का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। के का वैल्यू ये हो सकता है कि ग्रेटर देन 1 हो जाए। के ग्रेटर देन 1 क्या कब होगा, यहाँ से हम लोग देखेंगे के ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब N2 बड़ा हो जाएगा N1 से। तो जब N2 बड़ा हो जाएगा N1 से, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा E2 ग्रेटर देन E1, यानी सेकेंडरी में जो EMF इंड्यूस होगा, जो सेकेंडरी साइड हमको EMF मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आउटपुट में जो हम लोग को वोल्टेज मिलेगा वो इनपुट की अपेक्षा ज़्यादा मिलेगा। या बोल सकते हैं ये वोल्टेज लेवल को क्या कर रहा है, इन्हांस कर रहा है, या क्या कर रहा है, हाई कर दे रहा है या बढ़ा दे रहा है, या बोल सकते हैं अप कर दे रहा है। तो इसको क्या बोल देंगे, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि वोल्टेज लेवल को हाई कर दे रहा है या अप कर दे रहा है, या बोल सकते हैं बढ़ा दे रहा है। दूसरा कंडीशन हम लोग क्या देखें कि के लेस देन 1 हो। तो के लेस देन 1 कब होगा, जब N2 लेस देन N1 होगा, N2 लेस देन N1 होगा। तो जब N2 लेस देन N1 होगा तो E2 लेस देन E1 होगा। क्या होगा, E2 लेस देन E1 होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग देख रहे हैं कि EMF यानी सेकेंडरी साइड जो EMF मिल रहा है वो कम मिल रहा है, यानी वोल्टेज लेवल क्या हो रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है, घटा दे रहा है या लो कर दे रहा है, या इसी को बोल दे रहे हैं कि डाउन कर दे रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें कि के जब ग्रेटर देन 1 होगा तो उसको बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, और के लेस देन 1 होगा यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जब ग्रेटर देन 1 होगा तो उसको बोल देंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जब लेस देन 1 होगा यानी के लेस देन 1 होगा तो इसको बोल देंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, E2/E1 इक्वल टू N2/N1। अब चूँकि हम लोग जानते हैं, अभी फिलहाल तो आप लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये चीज़ आगे पढ़िएगा तो वहाँ पता चलेगा आप लोग को कि जो EMF इंड्यूस्ड होगा प्राइमरी में यानी E1 लगभग इक्वल टू V1 होगा। यानी जो प्राइमरी में EMF इंड्यूस्ड होगा वो जो आप वोल्टेज अप्लाई कीजिएगा प्राइमरी साइड, यानी प्राइमरी साइड जो सप्लाई वोल्टेज दीजिएगा ट्रांसफार्मर के, उसके लगभग बराबर होगा। तो E1 लगभग बराबर, यानी E1 लगभग बराबर इक्वल टू होता है सप्लाई वोल्टेज या V1। और सेकेंडरी साइड जो EMF इंड्यूस्ड होगा आउटपुट वोल्टेज या बोल सकते हैं V2 के बराबर लगभग बराबर होता है। क्या बोल रहे हैं कि प्राइमरी में जो EMF इंड्यूस होता है वो लगभग सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। सप्लाई वोल्टेज यानी प्राइमरी साइड हम लोग सप्लाई वोल्टेज देते हैं, उसको हम लोग V1 द्वारा रिप्रेजेंट किए, और हम आउटपुट वोल्टेज को V2 द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है वो लगभग बराबर होता है EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं कि V1 लगभग इक्वल टू E1 और V2 लगभग इक्वल टू E2। देखिए तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर बराबर मान ले E1 इक्वल टू V1 और E2 इक्वल टू V2 मान ले तो के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E2/E1, और इसको लिख सकते हैं V2/V1 इक्वल टू N2/N1। देखिए तो क्या बोले कि E1 लगभग बराबर होता है V1 के और E2 लगभग बराबर होता है V2 के। यहाँ से हम लोग के इक्वल टू लिख सकते हैं E2/E1 इक्वल टू V2/V1। और ये चीज़ हम लोग पहले से जानते हैं के इक्वल टू N2/N1। अब एक चीज़ और आप लोग को बता दें कि ट्रांसफार्मर का जो एफिशिएंसी होता है वो लगभग 97-98% होता है, 97-98% तक होता है। यानी जितना पावर हम लोग देते हैं इनपुट में लगभग उतना पावर मिल जाता है। क्या बोल रहे हैं कि जितना पावर हम लोग इनपुट में देते हैं लगभग हम लोग को उतना पावर आउटपुट में मिल जाता है। एफिशिएंसी 97-98% के आसपास होता है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, बोल रहे हैं कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 97-98% के आसपास होता है। तो हम बोल रहे हैं कि जो हम लोग को पी आउटपुट मिल रहा है, यानी आउटपुट पावर मिल रहा है, लगभग इनपुट पावर के आसपास मिल रहा है, क्योंकि लॉस जो हो रहा है सिर्फ 2 से 3% लॉस हो रहा है, बाकी हम लोग को आउटपुट में मिल ही जा रहा है। तो देखिए तो पी आउटपुट को हम लोग लिखना चाहें तो करंट और वोल्टेज के फॉर्म में लिखेंगे तो V2/I2 लिखेंगे, V2/I2। पी इनपुट को क्या लिखेंगे, V1/I1।
पी इक्वल होता है ना वी आई, तो आउटपुट साइड अगर हम लिखना चाहे पावर तो क्या लिखेंगे V2I2, और इनपुट साइड अगर लिखना चाहे पावर तो क्या लिखेंगे V1I1। तो यहाँ से अगर हम लोग निकाले V2/V1 तो क्या निकल के आ जाएगा I1/I2। देखिए तो अब देखिए के यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या लिख सकते हैं P2/E1 इक्वल टू N2/N1 इक्वल टू V2/V1। अब देखिए V2/V1 इक्वल टू क्या निकल कर यहाँ है I1/I2। देखिए फिर से थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो ये प्राइमरी साइड में जो ये इंड्यूस्ड होगा वो V1 यानी सप्लाई वोल्टेज के लगभग बराबर होता है, और सेकेंडरी साइड में जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो लगभग बराबर होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में जो EMF इंड्यूस्ड होता है उसके बराबर लगभग बराबर होता है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसको बराबर मान लीजिए, तो बराबर मान लेंगे तो E2/E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा V2/E1 के बराबर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा E2/E1 इक्वल टू V2/V1 इक्वल टू के। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी 97 से 98% होता है। 97-98% एफिशिएंसी होने का मतलब है जो आप इनपुट में दिए उसका 97-98% आपको आउटपुट मिल गया, यानी सिर्फ 2-3% पावर लॉस था। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पी आउटपुट यानी जो आउटपुट साइड पावर मिलेगा वो लगभग बराबर रहेगा, इनपुट पावर के लगभग बराबर रहेगा। पी आउटपुट लगभग इक्वल टू पी इनपुट, पी आउटपुट लगभग इक्वल टू पी इनपुट। तो पी आउटपुट लिखना चाहें तो पी इक्वल टू होता है VI, यानी आउटपुट साइड का वोल्टेज और आउटपुट साइड की करंट लिखेंगे, और पी इनपुट में इनपुट साइड का करंट और इनपुट साइड का वोल्टेज लिखेंगे। तो V2I2 V1I1, तो V2/I1 यहाँ से निकाले था I1/I2 आया। तब देखिए तो के का वैल्यू क्या लिख सकते हैं के इक्वल टू E2/E1 इक्वल टू N2/N1 इक्वल टू V2/V1 इक्वल टू I1/I2। अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म हम लोग देखते हैं जिसको बोलते हैं टर्म रेशियो। क्या बोलते हैं टर्म रेशियो। तो इसको डिफाइन करना होगा तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग और नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी वाइंडिंग। ये दोनों के रेशियो को बोलते हैं टर्न रेशियो N1/N2। N1/N2 टर्न रेशियो किस तरह से डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग और नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी वाइंडिंग, ये दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं टर्न रेशियो। तो यहाँ से देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं N2/N1 लिख सकते हैं। इस N1 को हम लोग नीचे लाना चाह रहे हैं, तो नीचे लाना चाह रहे हैं तो N2/N1 लिख सकते हैं। अब देखिए तो N2/N1 को क्या आप लोग बोलते हैं, N2/N1 को बोलते हैं के यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो देखिए तो टर्न रेशियो क्या हो गया, टर्न रेशियो इक्वल टू 1 ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। देखिए तो यहाँ से लिख सकते हैं टर्न रेशियो इक्वल टू 1 ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। टर्न रेशियो इक्वल टू 1 ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अगर हम टर्न रेशियो लिखना चाहें तो देखिए तो इसी में एक चीज़ ऐड कर रहे हैं, टर्न रेशियो इक्वल टू 1 ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इक्वल टू लिख सकते हैं 1 टर्न रेशियो। तो इसी में एक चीज़ ऐड कर रहे हैं 1 टर्न रेशियो, 1 टर्न रेशियो। देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से निकालिए टर्न रेशियो इक्वल टू 1 के, तो के इक्वल टू 1 टर्न रेशियो, के इक्वल टू 1 टर्न रेशियो। देखिए तो के इक्वल टू इस चीज़ को याद रखिएगा, एक ये चीज़ टर्न रेशियो और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, और एक ये चीज़ याद रखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का ये पूरा चीज़ याद रखिएगा E2/E1 N2/N1 V2/V1 और I1/I2। ये चीज़ याद रखिएगा कि सब चीज़ में के यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में हर एक जगह पर सेकेंडरी बाई प्राइमरी होता है। ये सेकेंडरी बाई प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी बाई प्राइमरी, वोल्टेज सेकेंडरी प्राइमरी, लेकिन सिर्फ करंट ही होता है वो अपोजिट होता है प्राइमरी बाई सेकेंडरी। तो इसी को ध्यान रखिएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में सब होता है सेकेंडरी बाई प्राइमरी, सिर्फ एक करंट जो होता है वो होता है प्राइमरी बाई सेकेंडरी, बाकी सब होता है सेकेंडरी बाई प्राइमरी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, जो ये इक्वेशन निकाले आप लोगों को समझ में आया होगा।